नमो नमः छात्रों। स्वागत है बच्चों आपका क्लास 6 के इस संस्कृत वल्लरी नामक पाठ में, जिसका नाम है पहला पाठ, जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के संस्कृत वल्लरी का पहला पाठ, जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। ठीक है, आइए बच्चों बड़े ध्यान से इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि संस्कृत भाषा ही विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। यह सही भी है, इसे देववाणी भी कहा जाता है बच्चों, है ना। तो जिस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। ठीक है, अच्छा। अब बात आती है इस भाषा की आगे की वृद्धि में। तो सबसे पहले इसमें आता है वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम और भी खंड न कर सके, टुकड़े न कर सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बच्चों, वर्ण को ही क्या कहा जाता है? अक्षर। ठीक है, नहीं, क्षर माने नष्ट होना। जो इसके बाद अब खंडित न हो सके और नष्ट न हो सके, वही क्या है? अक्षर यानी वर्ण। ठीक है बच्चों, अब आगे बात आती है वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में दो चीज मिलता है। कौन कौन? एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो बेटा, संस्कृत में जो वर्णमाला है स्वर, वह वर्णमाला स्वर 13 होते हैं, 13। देखो यहाँ लिखा है ना। और व्यंजन ये है 33, 33। ठीक है बच्चे, तो ये जो 13 स्वर है, ये 3 खंडों में बटा हुआ है। एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा संयुक्त नहीं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ठीक है, संयुक्त से मतलब नहीं बेटा, ऐसे ही ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हर्ष स्वर है वो क्या है? कहा जिसको बोलने में हमें एक मात्रा का समय लगे, एक क्षण का, एक सेकंड का समय लगे, वो क्या है? हर्ष स्वर है। जैसे अ, ई, उ, री, री। बच्चों, हर्ष स्वर 5 ही होते हैं, इतने ही होते हैं। ठीक है, अब बाकी जो बचा वो सब दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, ये सब के सब दीर्घ स्वर हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं छोटा बड़ा यह उच्चारण गलत है। ठीक है, कैसे उच्चारण करेंगे? हम उसमें समय बढ़ा देंगे। तो वैसे अगर हम समय कम लगाएंगे तो वो हर्ष, ज्यादा लगाएंगे 2 सेकंड लगा देंगे तो दीर्घ। लेकिन अब 2 सेकंड के बाद उसमें जितना हम बढ़ाते जाएंगे समय, वो सब प्लुत में आएगा। ठीक है, इसी को प्लुत कहते हैं। जैसे हमने आ को ही लिया, अब इसको देर तक बोल दिया, 2 सेकंड से ज्यादा बोल दिया। जैसे आ, ये क्या है? ये प्लुत हो गया। इसका प्रयोग कहाँ होता है प्लुत स्वर का? इसका प्रयोग या तो किसी को बुलाने में, या तो गीत वगैरह गाने में। देखो सब लोग गाना गाते इसमें कहते हैं ना आ, जितना हो सकता है देर तक चिल्लाते हैं। तो क्या है, वो जो आलाप लेते हैं वो प्लुत स्वर है। ठीक है बच्चों, और अक्सर आप लिखा हुआ देखते होंगे, अगर कुछ शब्द लिखा है उसके बगल में यस की तरह, यस की तरह, यस की तरह बना रहता है कई ठो, वो प्रतीक है कि यहाँ पर यह प्लुत स्वर है, आपको यहाँ पर देर तक बोलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा? स्वर को 3 खंडों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कौन है? व्यंजन वर्ण 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है बच्चा, कौन कौन है वो है क ख ग घ ng, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श ख श ह। टोटल कितने हो गए? 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 4 29, 29, और उसमें 4 और मिला दिए, कितना हो गया? 33। ये पूरे 33 व्यंजन वर्ण हैं। अब इनका नाम है, क्या नाम है? कहा इन क से लेकर के जो म तक वर्ण है बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्पर्श। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श। तो ये क से लेकर म तक जो व्यंजन वर्ण है, कौन वर्ण है? यह है स्पर्श वर्ण। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो बचा है य र ल व, ये क्या है? कहा ये अंतस्थ है। ठीक,
और नीचे कौन है, कहा स श श है, ये क्या है, कहा ये ऊष्म है। तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। जैसे हमने स्वर को 3 भागों में बांटा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, वैसे ही व्यंजन को भी हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, अब ये स्पर्श क्यों हुआ, ये अंतस्थ क्यों हुआ, ये ऊष्म क्यों हुआ, तो आइए देखते हैं। स्पर्श का मतलब होता है बेटा छूना, अर्थात जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ जीव के माध्यम से स्पर्श होता है। तो क्या स्पर्श होता है, कहा जो स्पर्श होता है वही इनका उच्चारण स्थान हो गया। जैसे हम क ख ग घ ङ ये बोलते हैं तो हमारे कंठ से यह आवाज निकलती है। आप गले पर अगर हाथ रख करके बोलेंगे आपको प्रतीत होगा हाँ ये तो कंठ से उच्चारण हो रहा है, क ख ग घ ङ। इसलिए इस क ख ग घ ङ को एक वर्ग में बांट दिया, इसको कहा गया क वर्ग, और क वर्ग का उच्चारण स्थान बता दिया गया कंठ, क्योंकि इसका उच्चारण कंठ से हो रहा है। दूसरा है च वर्ग, तो च वर्ग में क्या है, कहा इसका उच्चारण स्थान ताल होता है। ताल मतलब जीभ के नीचे, उसे ताल कहते हैं। जैसे आप जीभ को नीचे सटाओगे तभी आप इसे बोल पाओगे, च छ ज झ य, है ना। जीभ को ऊपर करके बोल ही नहीं पाओगे, नहीं बोल पाओगे, प्रयास करो नहीं बोल पाओगे। फिर देखो ये क्या है, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, ठीक है। तो ट ठ ड ढ ड़ ये जो है ट वर्ग है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है कि वह जीभ ऊपर जाके टकराए, वो मूर्धा है। ठीक है, अब देखो ट ठ ड ढ ड़, अगर हम जीभ को ऊपर नहीं टच करेंगे, आप बोल के दिखाओ ट ठ ड ढ, नहीं बोल पाओ। ठीक है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। अब त थ द ध न यानी त वर्ग, त वर्ग त थ द ध न, जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जीभ कहाँ सटती है, दांत के पास, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया। ठीक है, प फ ब भ म यानी प वर्ग, अब ये कहाँ जुड़ता है, वो ओष्ठ जुड़ जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। बच्चों आपको समझ में आया। तो क से लेकर के म तक जितने वर्ण हैं इनके कुछ न कुछ उच्चारण स्थान हैं और क्रम से हैं। तो इनको हम इतने लंबे लंबे न याद कर पाए तो क्या करें, कहा क वर्ग बोल दो ना, क वर्ग का मतलब ही हो गया क ख ग घ ङ। च वर्ग बोल दिया तो समझ जाओ कि हम च छ ज झ य बोल रहे हैं। ट वर्ग बोल दिया मतलब समझ जाओ ट ठ ड ढ ड़ बोल रहे हैं। त वर्ग बोल दिया समझ जाओ त थ द ध न बोल रहे हैं। और अगर प वर्ग बोल दिया तो समझ जाओ हम आपसे प फ ब भ म बोल रहे हैं। ठीक है, और इन वर्णों को जब बोलिएगा तो आपको अपने आप आभास होगा यह कहाँ से निकल रहा है। आप बता सकते हैं, आप अनुभव करके कि यह उच्चारण स्थान इसका ये हो सकता है। बस आप जानते रहो किसको क्या कहते हैं। ये कंठ है, जीभ के नीचे तालु है, जीभ ऊपर सट गया वो मूर्धा है, दंत दांत है और ओष्ठ ओठ है। समझ रहे हो। तो इन इन जगह को जब स्पर्श किया जाता है तो यह उच्चारण बोला जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब क्या है ये अंतस्थ व्यंजन, मतलब जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे हृदय से श्वास हृदय पर बल पड़ता है, य र ल व, तब यह शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अंतस्थ व्यंजन। अगर आपसे कोई पूछे अंतस्थ व्यंजन लिखिए तो आप य र ल व लिख सकते हैं। हाँ, और यह है ऊष्म, ऊष्म माने होता है गर्म। जब इन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म श्वास निकलती है, श ख श ह, है ना। इसका मतलब है ये ऊष्म व्यंजन हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऊष्म बताइए स ख श ह, अंतस्थ बताइए य र ल व, कंठ बताइए क ग घ ङ, अरे भाई तमत बोलो साटन बताओ, अच्छा मूर्धा बताइए ट वर्ग, अच्छा ओष्ठ बताइए प वर्ग। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, उसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब होता है बेटा अ माने नहीं, योग माने जुड़ा है, जो जुड़ा नहीं है फिर भी वह साथ में वाह माने ढोया जाता है, साथ में उसको भी लिया जाता है। क्या है अयोगवाह, वो दो लोग कौन कौन, एक है श्रीमान जी अनुस्वार जो कि वर्णों के ऊपर लगा होता है बिंदु की तरह आपको दिखाई पड़ेगा, और एक होते हैं विसर्ग जो वर्ण या शब्द के लास्ट में दो बिंदु के प्रतीक के रूप में लगे होते हैं, वो विसर्ग है। जब हम अनुस्वार को बोलते हैं तो हमें आधा म बोलना होता है, और जब हम विसर्ग को बोलते हैं तो हमें आधा ह बोलना पड़ता है। जैसे पाठम, पुस्तकम, गृहम, ठीक है ना। जैसे विसर्ग बोलना है तो रामः, ईश्वरः, श्यामः। समझ में आ गया बच्चों। तो ये अयोगवाह है। आगे बढ़ते हैं।
अब सभी व्यंजन जो हैं उनके मूल रूप से क्या होता है, हलंत का एक चिन्ह लगा रहता है। ये देखो, अब आप अगर देखेंगे कि जब हमने ऊपर आपको बताया वहां क ख ग घ ङ के नीचे हलंत का चिन्ह नहीं लगा है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि वहां मिसप्रिंट हुआ है, वहां हलंत का चिन्ह लगना चाहिए था, है ना। तो हलंत का चिन्ह बतलाता है कि यह शुद्ध व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है। मतलब सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, उनमें जब हम अ मिला देते हैं, स्वर मिला देते हैं, तो हलंत का लोप हो जाता है। जो हलंत का चिन्ह लगा रहता है यह गायब हो जाता है। जैसे देखो बेटा, यहाँ पर क ये व्यंजन वर्ण है शुद्ध, क्योंकि इसमें हलंत का चिन्ह लगा है। लेकिन जैसे ही इसमें अ मिला तो क्या हो गया, क। अब इसमें हलंत का चिन्ह गायब हो गया, है ना। ऐसे ही च हलंत लगा है, इसमें स्वर नहीं है, और जैसे इसमें स्वर मिल गया तो हलंत गायब हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वर के नीचे हलंत का चिन्ह नहीं लगता, और जब तक स्वर नहीं है तब तक यह दिखाई पड़ता है, और जैसे स्वर आ गया यह गायब हो जाता है। इसका नाम क्या है, हलंत। ठीक है, तो हलंत मतलब हल है अंत में जिसके, अर्थात व्यंजन वर्ण, और जैसे हलंत हट गया वो क्या हो गया, स्वर से युक्त व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक, अब यहां देखिए, जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो वही क्या बन जाता है, संयुक्त व्यंजन। वह क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोई संयुक्त व्यंजन लिख के दिखाइए, है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों, क इसमें मूर्धन्य श, जब दोनों मिल गया तो ये बन गया छ। अब इसमें छ अगर यहाँ हलंत चिन्ह लग जाता तो इसमें स्वर नहीं था, जैसे इसमें अ लग गया ये बोला जाने लगा छ ना। ऐसे त में र मिल गया और उसमें जब अ मिल गया तो बन गया त्र। अगर अ मिला न मिलाते तो यहाँ हलंत लगा रहता। ठीक, वैसे ज में इया मिल गया तो बन गया किया, इसमें जब अ लगा दिया तो बन गया हलंत हट गया। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये हलंत लगा है मतलब इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, और जैसे स्वर लग गया तुरंत बन गया दिया। अब यहाँ हलंत का चिन्ह नहीं है। वैसे ही प हलंत है, र हलंत है, लेकिन स्वर मिल गया तो बन गया प्र। हो गया स्पष्ट। ऐसे ही यह जब आप एक करना सीख गए तो इसे अलग करना भी जान लीजिए। अगर हम छ लिख दिए और हलंत का चिन्ह नहीं लगाए हैं, अब आपसे कहें कि इसको वर्ण वियोजन कीजिए, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, तब आप लिखेंगे क प्लस स प्लस अ बराबर छ। तो ऐसे इसको अलग करना भी जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। आगे आता है, अगर कोई आपसे पूछे कि शब्द किसे कहते हैं तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर आता है शब्द निर्माण के लिए व्यंजन एवं स्वर दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे नमन शब्द है, अब हमने क्या किया, न अ म अ न अ। अब देखो, जब इसमें स्वर नहीं मिला हलंत चिन्ह लगा है ना, और जैसे इसमें स्वर मिल गया तो देखो हलंत चिन्ह दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। क्या बन गया, न मन, ये शब्द है, और न यह वर्ण है, अ वर्ण है, म वर्ण है, अ वर्ण है, न वर्ण है, अ वर्ण है। लेकिन जब यह वर्ण हमने सबको मिलाया तो यह बन गया न म न, यह बन गया शब्द। स्पष्ट हो गया बच्चों। अब आगे देखो, ध्यान से देखो, इस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं, वर्ण संयोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे क अ प उ त अह बराबर कपूरतः, ग अ ज अह बराबर गजह। अब इसी प्रकार जब हम इसको अलग करेंगे इसको क्या कहेंगे, तो इसी प्रकार जब हम किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वह वर्ण विच्छेद कहलाएगा। ठीक, जैसे पुस्तकम शब्द लिखा है, अब ये शब्द है, अब इसको हम अलग करते हैं, प उ स त अ क अ और म। अब हमने प हलंत है, उ मिला दिया, बन गया पु। स हलंत है, आधा हो गया क्योंकि सामने स्वर नहीं था। त हलंत है, सामने स्वर है तो त मिल गया, पूरा त हो गया। क हलंत है, आगे अ है, पूरा क हो गया। म हलंत है लेकिन आगे स्वर नहीं है, इसलिए यह भी माला हलंत हो गया, तो बन गया पुस्तकम। ठीक है, इसी प्रकार से मयूर है, जैसे म अ य उ र अह, देखो मयूरा बन गया। समझ में आ रहा बच्चों, धन्यवाद। इसके बाद भी अगर आपको कहीं लगता है कि कोई कठिनाई है तो बच्चों आप कमेंट में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।